सरकारी बजट की घोषणाएं सच बताऊं तो ज्यादातर समय तो कानों के ऊपर से ही निकल जाती हैं। कितना टैक्स बढ़ा, क्या सस्ता हुआ, मतलब बस यही सब। लेकिन इस बार के बजट में एक लाइन थी जिसने मेरा ध्यान खींचा, और सच कहूं तो पहले मुझे हंसी आ गई। सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनाने का ऐलान किया है। मेरा पहला ख्याल था, अच्छा तो अब स्कूलों में यही सब होगा। हाँ, ये रिएक्शन तो काफी लोगों का था। और इस पूरी योजना को ऑरेंज इकोनॉमी की तरफ एक कदम बताया जा रहा है। अब ये एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी। हाँ, ये शब्द नया लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट मतलब बहुत सीधा है। अच्छा। जैसे हम समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्रीन इकोनॉमी। हाँ हाँ, ये तो सुना है। बस वैसे ही ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटिविटी से जुड़ी अर्थव्यवस्था। इसमें फिल्में, म्यूजिक, डिजाइन, गेमिंग, मतलब वो हर चीज आती है जो इंसानी रचनात्मकता से पैदा होती है। ओके, समझ गए। तो सवाल यही है कि ये जो लैब्स की बात हो रही है, क्या ये सच में देश को भविष्य की इसी ऑरेंज इकोनॉमी के लिए तैयार करने का एक सोचा समझा प्लान है, या फिर जैसा कि सोशल मीडिया पर तुरंत ट्रेंड होने लगा, ये बस प्रधानमंत्री हर घर रीलर योजना बनकर रह जाएगी? आज हम इसी के अलग अलग पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे, क्योंकि जो दिख रहा है, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी लग रही है। तो जैसे ही घोषणा हुई इंटरनेट पर, तो जैसे एक तूफान आ गया। बिल्कुल। और जो पहली और सबसे जोरदार प्रतिक्रिया थी वो थी मजाक और आलोचना की। हाँ, और ये समझना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोगों के लिए कंटेंट क्रिएशन का मतलब है इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स। एग्जैक्टली। तो जब उन्होंने सुना कि स्कूलों में इसकी लैब बनेंगी, तो उनके दिमाग में यही तस्वीर आई कि अब बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस यही सब सीखेंगे। और तंज भी बहुत तीखे थे। हाँ, एक आम राय तो ये थी कि भाई सोशल मीडिया तो बच्चों को बिगाड़ रहा है, इसे तो बैन करना चाहिए, और सरकार इसे बढ़ावा कैसे दे सकती है। हाँ। और फिर वो मीम्स, प्रधानमंत्री हर घर रीलर योजना तो सबसे मशहूर हो गया था। हाँ। एक सोर्स में तो किसी ने यहां तक लिख दिया था कि अब हम छपरीज को ट्रेनिंग देंगे। और देखिए, ये छपरी शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सही बात है। ये शब्द अक्सर एक खास तरह के स्टाइल, भाषा और यहाँ तक कि क्लास को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस आलोचना के पीछे कहीं ना कहीं एक सामाजिक पूर्वाग्रह भी छिपा है, कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला क्रिएटिव काम गंभीर या सम्मानजनक काम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और मुख्य तर्क यही दिया गया कि अरे भाई, देश को अभी अच्छी साइंस लैब्स की जरूरत है, खेलने के लिए मैदानों की जरूरत है, ये कंटेंट क्रिएशन लैब्स किस काम की? ये एक बहुत जायज सवाल लगता है ना? पहली नजर में बिल्कुल जायज लगता है, पर यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस शुरुआती शोर में इसका एक दूसरा पहलू शायद दब गया। दूसरा पहलू? हाँ, और वो पहलू इन लैब्स के नाम तो पीछे छिपा है। दिक्कत यह है कि कंटेंट क्रिएशन लैब शब्द से लोगों ने जो समझा और सरकार का जो इरादा हो सकता है, उसमें शायद जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ रील्स बनाने के बारे में नहीं है, तो फिर क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम सिर्फ हेडलाइन से आगे जाकर देखें, तो ये लैब्स असल में एक बहुत बड़े और तेजी से बढ़ते सेक्टर पर फोकस करने के लिए हैं। ओके। इसे एवीजीसी सेक्टर कहा जाता है। एवीजीसी, ये क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, जिसे हम वीएफएक्स कहते हैं, गेमिंग और कॉमिक्स। ओह, एवीजीसी मतलब हम यहाँ फिल्मों में दिखने वाले स्पेशल इफेक्ट्स, बाहुबली जैसे वीएफएक्स की बात कर रहे हैं, या फिर जो मोबाइल पर हम गेम खेलते हैं उन सब की? एग्जैक्टली। अब आप सोचिए, ये कंटेंट क्रिएशन लैब सिर्फ फोन और रिंग लाइट वाली जगह नहीं है। सोचिए कि ऐसी लैब के बारे में जिसमें हाई एंड कंप्यूटर हैं, जिन पर ब्लेंडर जैसा 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर चल रहा है। अच्छा। वीआर या अनरियल इंजन है जिससे फोर्टनाइट जैसे वीडियो गेम बनते हैं, जहां बच्चों के पास वॉइकॉम टैबलेट्स हैं जिनसे वो डिजिटल कॉमिक्स और कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले स्किल सिखाने की बात हो रही है, टिकटॉक पर डांस सिखाने की नहीं। ठीक है, ये तो तस्वीर को पूरी तरह बदल देता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्या है? क्या ये वाकई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि स्कूलों में इसके लिए लैब बनाने की नौबत आ गई? जरूरत सिर्फ है नहीं, बल्कि बहुत बड़ी है। कुछ आंकड़े अगर हम देखें तो भारत की एवीजीसी इंडस्ट्री आज लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की है। 3 लाख करोड़? हाँ, और ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रीज में से एक है। एक अनुमान है कि 2030 तक सिर्फ भारत में इस सेक्टर में 20 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी। 20 लाख नौकरियां? जी, 20 लाख। और आज हमारे पास इतने ट्रेंड लोग हैं ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा स्किल गैप है जिसे भरना जरूरी है। 20 लाख नौकरियां,
ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने पहले भी स्किल इंडिया जैसी योजनाओं में बड़े बड़े वादे देखे हैं। क्या ये सिर्फ कागज पर अच्छा दिखने वाला एक और आंकड़ा तो नहीं? मतलब इन लैब्स का हश्र भी वैसा ही ना हो, ये कैसे सुनिश्चित होगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। सिर्फ लैब बना देना काफी नहीं है, इसमें कई चीजें शामिल हैं। लेकिन अगर हम इसके पीछे की सोच को समझें तो ये सिर्फ कुछ नौकरियां पैदा करने के बारे में नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात है। इकोसिस्टम जैसे? दक्षिण कोरिया का उदाहरण हमारे सामने है। आज के-पॉप और कोरियन गेमिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया पर राज्य कर रही है, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। वहां की सरकार ने दशकों पहले अपनी क्रिएटिव इंडस्ट्री में निवेश करना शुरू किया था। उन्होंने इसे एक गंभीर आर्थिक अवसर के तौर पर देखा और नतीजा आज सबके सामने। जब एक गेमिंग कंपनी बनती है तो उसे सिर्फ डिजाइनर नहीं चाहिए होते, उसे मार्केटर्स, अकाउंटेंट्स, एचआर, प्रोजेक्ट मैनेजर सब चाहिए होते हैं। हाँ, ये तो है, एक पूरी सप्लाई चेन बन जाती है। बिल्कुल। शायद भारत भी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये मुझे भुवनेश्वर के एक लड़के की कहानी याद दिलाता, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। उसने अपने पुराने से लैपटॉप पर यूट्यूब से VFX सीखकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जो किसी इंटरनेशनल फेस्टिवल में चुनी गई। सोचिए, अभी ये सब व्यक्तिगत जुनून और जुगाड़ से हो रहा है। अगर इन जैसे टैलेंटेड बच्चों को स्कूल में ही सही उपकरण और ट्रेनिंग मिल जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये लैब्स इसी जुनून को एक संगठित प्लेटफॉर्म देने का वादा करती हैं। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है जिसे हमें समझना होगा। हम आज की पीढ़ी की हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब जेन ज़ी और जेन अल्फा की? हाँ, जेन ज़ी यानी जो आज के टीनेजर और युवा हैं, और जेन अल्फा जो बच्चे अभी प्राइमरी स्कूल में हैं। ये वो पीढ़ियां हैं जो इंटरनेट के साथ ही बड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया उनकी जिंदगी का उतना ही स्वाभाविक हिस्सा है जितना हमारी पीढ़ी के लिए शायद टीवी या रेडियो हुआ करता था। हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारे जमाने में सब अच्छा था। उनकी दुनिया यही है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर बने रहें, मतलब दिन भर दूसरों की रील्स और वीडियोस देखते रहें, या हम उन्हें कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए सशक्त करें? बिल्कुल। और क्रिएटर बनने का मतलब सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है। इसका मतलब है डिजिटल दुनिया को समझना, कहानी कहना सीखना, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे स्किल्स सीखना। ये वो स्किल्स हैं जो कल किसी भी प्रोफेशन में काम आएंगी, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ और। ये लैब्स बच्चों को पैसिव कंज्यूमर से एक्टिव क्रिएटर बनाने की दिशा में कदम हो सकती हैं। ठीक है, मैं इस पूरे विजन को समझ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस पहली आलोचना पर वापस आना चाहती हूँ। ये बात तो अपनी जगह सही है कि देश में आज भी हजारों स्कूलों में ढंग की साइंस लैब या खेल का मैदान तक नहीं है। तो क्या उन जरूरतों को पूरा करने से पहले इन फैंसी कंटेंट क्रिएशन लैब्स पर पैसा खर्च करना सही है? प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ये इस पूरी बहस का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवाल है, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये बात 100% सच है कि हमारी पहली प्राथमिकता स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं देना ही होना चाहिए। साफ टॉयलेट, अच्छी क्लासरूम, साइंस लैब्स और खेल के मैदान, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। तो फिर? लेकिन यहाँ हमें एक बड़ी और विकासशील अर्थव्यवस्था की मजबूरियों को भी समझना होगा। 150 करोड़ लोगों के देश में विकास कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। मतलब ये कि पहले हम काम पूरा करेंगे, फिर बी पर जाएंगे और फिर सी पर। ऐसा नहीं होता। यहाँ सब कुछ एक साथ करना पड़ता है। एक ही समय पर हमें देश से गरीबी मिटाने के लिए भी काम करना है और इसरो को मंगल पर भेजने के लिए भी फंड देना है। हमें कुपोषण से भी लड़ना है और बुलेट ट्रेन भी बनानी है। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन एक बड़ी अर्थव्यवस्था इसी तरह कई मोर्चों पर एक साथ लड़ती है। शायद ये लैब्स भी उसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा हैं। एक तरफ बुनियादी जरूरतें पूरी करना और दूसरी तरफ भविष्य के अवसरों के लिए तैयारी करना। तो फिर हम कहाँ पहुंचे? मतलब इन दो अलग अलग कहानियों को हम एक साथ कैसे देखें? एक तरफ वो लोग हैं जो इसे रीलर योजना कहकर खारिज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भविष्य की नौकरियों और ग्लोबल इकोनॉमी की बड़ी बड़ी बातें हैं। मुझे लगता है कि सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। आलोचना जायज है क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी योजनाओं को सही ढंग से पेश करें। अगर उन्होंने इसे शुरू से ही AVGC स्किल सेंटर या डिजिटल आर्ट्स लैब कहा होता तो शायद इतना मजाक बनता ही नहीं। हाँ, ये भी है, नाम में ही आधी समस्या है। बिल्कुल। साथ ही
कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन की चिंता भी असली है। क्या हमारे पास इन लैब्स में सिखाने के लिए ट्रेंड टीचर हैं? क्या इसका सिलेबस इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से बनेगा? ये असली सवाल है। और दूसरी तरफ की कहानी? दूसरी तरफ की कहानी भविष्य की एक उम्मीद है। एक संभावना है कि अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो ये हमारे छोटे शहरों और गांवों के बच्चों के लिए ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। सही है। ये रचनात्मकता को एक वैध और सम्मानजनक करियर विकल्प बना सकता है। आपने करियर की बात की तो एक चीज जो अक्सर कही जाती है वो याद आ गई। लोग अक्सर कहते हैं देखो दिन भर इंस्टाग्राम पर रीलें बनाता रहता है। हाँ, या यूट्यूब पर वीडियो बनाने से क्या होगा? हाँ बिल्कुल। लेकिन जब वही इंसान सफल हो जाता है, लाखों कमाने लगता है, तो वही आलोचना करने वाले लोग उसके साथ एक सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। यही तो समाज का दोहरापन है। इस पूरी बातचीत का सार शायद यही है कि कंटेंट क्रिएशन या कोई भी नया काम जब तक वो सफल ना हो जाए तब तक समाज उसे शक की निगाह से ही देखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम गलत है। जरूरी ये है कि अगर किसी का मन है, किसी के पास टैलेंट है, तो उसे बिना लोगों की परवाह किए पूरे दिल से वो काम करना चाहिए। शायद ये लैब्स इसी सोच को एक सरकारी मान्यता देने की कोशिश है। तो कुल मिला के एक सरकारी घोषणा जो पहली नजर में एक मजाक या एक अजीब फैसला लग सकती है, उसके पीछे शायद भविष्य की अर्थव्यवस्था और बदलती दुनिया के लिए एक सोचा समझा गहरा प्लान छिपा हो सकता है। पर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में शिक्षा और स्किल की परिभाषा कितनी तेजी से बदल रही है। जो चीज़ें 10 साल पहले सिर्फ एक हॉबी या मनोरंजन मानी जाती थीं, जैसे गेमिंग या वीडियो बनाना, क्या अब वे मुख्य धारा के करियर बन रही हैं? और अगर ऐसा है तो हमारे स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को इस बदलाव के लिए खुद को और कितना तथा कैसे तैयार करना चाहिए?